अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के मैं भी कुछ लम्हों के लिए उस कहानी में ऐसा खो सा गया था। जिस तरह आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि कहानी सुनते हुए लगता है वो मंजर कशी जो आप कर रहे थे, बोल रहे थे, आंखों के सामने चल रही है। तो कुछ स्टोरीज़ जो मुझे भेजी जाती हैं वो इतनी अच्छी अंदाज में बयां की जाती हैं कि मैं भी सुन के बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। वरना बहुत ज़्यादा कुछ कहानियाँ कुछ ऐसी भी मुझे आती हैं, डेढ़ घंटा मुझे कहानी सुननी पड़ती है और उसमें बहुत सारी बातें वो अपनी इधर की बता देते हैं जो वो ज़रूरी नहीं होती, आप लोगों के लिए बोरिंग होती हैं। तो मैं कहानी का वो हिस्सा उसमें से सिलेक्ट करता हूँ 1.5 घंटे में से या 2 घंटे में से जो 40 मिनट का होता है। तो बहुत से लोग ऐसी ज़बरदस्त कहानी रिकॉर्ड करके भेजते हैं कि मैं भी सुन के कमाल कहता हूँ, कमाल हो गया। स्टोरी जो लफ्ज़ है ना, इसको कहानी हम कहते हैं। ये कहानी नहीं है, असल में ये ऐसे ही है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो वजूद जिस्म वहीं पे रहता है। इस अंदाज में जब हम बैठते हैं या योगा करते हैं, मुराकबा करते हैं, वजूद वहीं पे रहता है। हम अंदर, इनर, रूह, हमजाद, जो भी नाम दें, वो आपका निकल जाता है। वो वाली रूह नहीं जिसके बाद इंसान, मतलब कहने का मतलब ये है वजूद वहीं पे होता है। आपका राब्ता जुड़ता है एक और दुनिया से जो इस दुनिया से हट के दुनिया है, एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड। तो कहानी भी ऐसे ही है। आप जब हेडफोन लगाते हैं और मेरी कहानी को सुन भी रहे होते हैं कानों के ज़रिए, और कुछ लोग देख रहे होते हैं, कुछ लोग आंखें बंद करके सुनते हैं, तो वजूद वहीं पे होता है। आप कनेक्ट हो जाते हैं योगा और मुराकबा मेडिटेशन की तरह एक और दुनिया से। जब आप कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन करके, तो ये कहानी भी जो आप सुनते हैं वजूद वहीं पे रहता है। आप कनेक्ट हो जाते हैं उन लफ्ज़ों से जो मैं बयां कर रहा होता हूं। इस वजह से आप अपने आप को उस मकाम पे पाते हैं, उन जगहों पे आप भी मौजूद होते हैं जो लफ्ज़ मैं बयां कर रहा होता हूं। तभी आपको लगता है आप कहानी का हिस्सा हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं। तो उसकी वजह ये होती है, सुनना ही इस तरह कमाल है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, काम शाम ख़त्म करके आप जब कहानी में मस्त होंगे, तो असल में यही मेडिटेशन है। जब आप कहानी को इस तरह सुनते हैं कि आपको इर्द गिर्द का होश ना रहे, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं कहानी से, लफ्ज़ों से, और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यही मेडिटेशन होती है, यही मुराकबा होता है, यही योगा होता है। इधर उधर से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, म्यूज़िक के बलबोते पे सुन के उस जगह पे पहुंच जाना। तो यहाँ कहानी है, मेरे लफ्ज़ हैं। हर जगह से अपने आप को छोड़ के, काम काज को छोड़ के, दिमाग को इतना इन्वॉल्व कर लेना कहानी के अंदर कि आप कनेक्ट हो जाते हैं मेरी कहानी से। तो आइए आज आपको मैं फिर एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बहुत इंजॉय करेंगे। कहानी है अब्दुल जब्बार ने मुझे भेजी है सिंध से। यहाँ से जब भी कहानी आती है बहुत मज़ेदार आती है। वहाँ आज भी एक पहाड़ी सिलसिला है जो गांव में रहने वाले लोग हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा हॉरर कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। उन्हीं में से एक आज ज़बरदस्त कहानी जो अब्दुल जब्बार साहब ने मुझे भेजी है, और नाम जो है उन्होंने कहा आप कोई भी उसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कहानी तो ये हकीकत पर मबनी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कहानी ये सुनाते हैं तो नाम चौधरी साहब का नाम वही है, बहुत सारे बाकी नाम वो कहते हैं, कोई तब्दील करता है, कुछ करता है। लेकिन हाशिम की ये स्टोरी है उस नौजवान की जिसको आज भी याद रखा जाता है उनके इलाके में। हाशिम और अहमद इकट्ठे, अहमद ये मैंने फर्जी नाम रखा है, हाशिम जो है ये रियल नाम है। हाशिम और अहमद बहुत अच्छे दोस्त थे। हाशिम का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। उस वक्त वो गधा गाड़ी पे सवार होके या घोड़ों पे सवार होके उस जगह तक पहुंचते थे जहां पे ट्रेन चलती थी। ट्रेन के अंदर वो सवार होते और शहर पहुंचते। हाशिम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता था जहां माँ बाप तो गरीब थे, लेकिन ख्वाहिश रखते थे कि बेटे को पढ़ा सकें। वाहिद एक चौधरी ही था उस इलाके का जिसकी औलाद शहर की ज़िंदगी में रहती थी, पढ़ती थी, और इस गांव का एक वाहिद लड़का हाशिम था जो माँ बाप ने शदीद कोशिश करके उसको, पैसे इकट्ठे करना ही असल में मसला होता था, उसको शहर रवाना कर दिया।
वो वहाँ पढ़ता रहा, हॉस्टल में रहा और वहीं पे ही उसकी दोस्ती अहमद के साथ होगी। अहमद एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़का था, हंसने खेलने वाला लड़का, शरारतें करने वाला लड़का, लेकिन उसको हॉरर कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो कहानियाँ पढ़ता रहता और हॉस्टल की लाइफ में जब जो दोस्त इकट्ठे होते तो वो आके अक्सर इनको कहानियाँ सुना सुना के डराता था। जिन, भूत, और वो कहते यार तू क्यों हर वक्त जिनों भूतों के चक्कर में पड़ रहा था। वो कहता अहमद, ओ यार कौन से जिन भूत, कोई जिन भूत नहीं होते, बस कहानी पढ़ने का मज़ा आता है तो मैं इसको कहानियों की हद तक पढ़ता हूँ, एंजॉय करता हूँ, आप लोगों के साथ फ़न करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। असल में जिन भूत परियां ये कुछ भी नहीं होता। वक्त गुजरता रहा, अपनी तालीम मुकम्मल कर ली हाशिम ने भी, अहमद ने भी, और वहीं पे हाशिम अहमद को अपने गाँव की बातें बताता था कि मेरा गाँव बहुत खूबसूरत गाँव है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी बहती हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, घुटन का शहर की ज़िंदगी की तरह खुली फ़िज़ा है, आबो हवा फ्रेश है, धुआं नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें करता। तो अहमद कहता ज़िंदगी रही तो मैं तेरे गांव चक्कर लगाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। अब उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और हाशिम वापस अपने गांव पहुंच गया था, लेकिन अहमद के साथ कह के आया था कि तुमने मेरे गांव चक्कर लगाना, और अहमद भी ख्वाहिश रखता था कि मैं उसके गांव चक्कर लगाऊं। तकरीबन 5-6 बाद उसको चिट्ठी मौसूल हुई। उसने कहा मैं फ़लाँ फ़लाँ तारीख को ट्रेन से रवाना होऊंगा, मुझे लेने के लिए पहुंच जाना। हाशिम बहुत खुश था, उसका दोस्त अहमद उससे मिलने के लिए आ रहा था। उसने स्पेशल सवारी का एहतमाम किया, जो उस वक्त गधे से बढ़ के घोड़ा सवारी होती थी। घोड़े के एहतमाम सवारी का करके वो स्टेशन पे पहुंचा और अपने अहमद दोस्त को गले लगा के बहुत खुश हुआ। आज वो उसका दोस्त काफ़ी महीनों बाद उसके गांव पहली दफ़ा आया था। उसको लेके अपने गांव पहुंचा, बहुत खुश थे। अहमद भी पहली दफ़ा ऐसे गांव की ज़िंदगी में आया था जो बहुत ही बैकवर्ड इलाके थे। दोस्त मिले, आपस में बैठे, पुरानी बातें की, गपशप की, खुश हुए, खाना शाना खाया और बैठे हुए थे कि शाम का टाइम था, ढोल बज रहा था। सुबह 10-11 बजे के करीब वो अहमद को लेके पहुंचा था। खाना शाना खा के दिन का बैठ के शाम को मनादी हो रही थी, ढोल बज रहा था। उस गांव का कल्चर ये था कि कोई भी ऐलान करना होता, स्पीकर नहीं होते थे, तो मनादी कराई जाती थी। एक गले में बड़ा सा ढोल लटकाए, एक ढोल बजाने वाला डन 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 डन, सुनो भाई खलकत खुदा दी, ये जुमले होते थे। मैंने भी अपने कानों से अपने इलाके फाजिलपुर में सुने हैं, जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, कि सुनो भाई खलकत खुदा दी, खुदा की खलकत, मखलूक, ऐलान किया जाता है कि यूं फलां फलां फलां, इस तरह ऐलान होते थे। तो वो भी ढोल बजा के कोई ऐलान करता फिर रहा था। हाशिम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है यार, ये क्या बात है? उसने कहा आ जाओ चलते हैं। कहाँ? उसने कहा चौधरी की हवेली में, यहाँ सबसे बड़ा जो घर है, हवेली है, वो इस चौधरी की है, वहाँ चलते हैं। देखना हमारे गांव के जो चौधरी साहब होते हैं किस अंदाज में जलवागर होते हैं, और तुम्हें जिस मकसद के लिए लेके जा रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों चलते हुए चौधरी की हवेली तक पहुंचे तो हवेली के बाहर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। हाशिम तो मुस्कुरा रहा था, जानता था बात क्या है। अहमद परेशान था। हाशिम से बोला ये क्या हो रहा है? उसने कहा देखते जाओ समझ जाओगे। थोड़ी देर के बाद चौधरी साहब एक बड़ा सा तुर्रा पहने, जिसका ऊपर कपड़ा काटन का ऐसे सीधा खड़ा होता था, एक तुर्रा टाइप, और मुलाजमों की एक फ़ौज सी इर्द गिर्द चलती हुई, बड़ी शान व शौकत से चलते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। जितने भी लोग बाहर खड़े हुए थे उनके सर झुके हुए थे, चेहरे मुरझाए हुए थे। अहमद बोला यार सुना था चौधरी तो बड़े रऊनत वाले होते हैं, करख्त सख्त जान, लेकिन ये तो बड़ा नरम दिल लग रहा है। उसने कहा अभी देखते ही जाओ। चौधरी आया और उसने मुखातिब किया, गाँव वालों, जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद उससे खौफज़दा हो गया हूँ। ये तीसरा कत्ल है जो हमारे इस गांव में हो रहा है। पहले नूरदीन,
बाबा रहमत, और अब ये तीसरा वाकया है एक नौजवान जिसकी उसी तरह जिस तरह नूरदीन और बाबा रहमत की लाश मिली थी, इसी नौजवान की लाश भी वैसी मिली है। जिस अंदाज में इन लाशों को देखा जाए और जितनी तकलीफ से हमने इनको दफन किया है, इसीलिए मैंने मनादी करा के आप गांव वालों को इकट्ठा किया है कि हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन एक एक करके हम भी इसी तरह निशाना बन जाएंगे। ये कौन है जो इस अंदाज में इंसान को मार रहा है, इस अंदाज में? क्योंकि जब पहला वाकया हुआ बाबा नूरदीन का, वहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वो काले रंग की थी, लेकिन एक पहाड़ी बहुत ज़्यादा काली थी और वो काली चट्टानें, काली पहाड़ी मशहूर थी। वहीं पे बाबा नूरदीन जो था उसकी लाश मिली थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। ऐसे था कि किसी जानवर ने उस पर बहुत बुरे तरीके से हमला किया हो, उसका दिल निकाल के खा गया हो, उसका बहुत ही बुरी हालत थी। और लोग ये समझे थे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया है, वो अक्सर जाता रहता था नूरदीन, लेकिन वो बेटी से मिलने के लिए नहीं गया था। उसकी लाश काली चट्टान के पास मिली थी, जो लगता था इतनी गल सड़ गई थी कि उसको पड़े हुए वहाँ पे तकरीबन कोई हफ्ता हो गया है, 5-7 दिन हो गए हैं। वजह किसी को समझ ना आई, खैर उन्होंने उसको दफना दिया। दूसरा वाकया बाबा रहमते के साथ हुआ था। बाबा रहमते की भी वहाँ से सुबह के टाइम गुजरते हुए जिस शख्स ने लाश को देखा, चौधरी को इतला दी और उसको भी वहाँ जब चौधरी की हवेली में लाया गया था, उस लाश की हालत भी बहुत ख़राब थी, दिल उसका निकाल लिया गया था और ऐसे था जैसे नोच के उसके खून निकाला गया और नोच नोच के उसको खा लिया गया हो। और जिस मकसद के लिए मनादी की गई थी वो कल का वाकया था, जो हाशिम ही था जो इस वक्त भी अपने दोस्त अहमद के साथ चुप करके खड़ा था, उसी ने ही उस नौजवान इरफान को देखा था, जिसको तीसरा वो यंग नौजवान था इरफान, जो मरा पड़ा था काली चट्टान के पास, और उसका भी बहुत बुरी तरीके से जिस्म जो था कटा फुटा था और खून जैसे उसके जिस्म में ना हो और दिल निकाल लिया गया था। चौधरी ने उसी वक्त हाशिम की तरफ देख के कहा, हाशिम तुम ही उसको उठा के लाए हो, क्या लगता है तुम्हें? ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। कौन है ऐसा दरिंदा जो हमारे गांव में आ गया है और इस बेदर्दी से वो कि इंसानों को मार रहा है, गुस्से में दिल निकाल लेता है, लाश की बेहुरमती करता है, इस अंदाज में उसके टुकड़े कर डालता है। कौन है ये भेड़िया? क्या देखा तुमने? जब चौधरी हाशिम से मुखातिब था तो उसका दोस्त अहमद उसको इस तरह देख रहा था कि इसने मुझे तो बताया ही नहीं, इसका मतलब ये लाश को उठा के लाया है। तो हाशिम बोला, चौधरी साहब मैं वहां से गुजर रहा था, जब मैंने दूर एक बंदे को गिरे हुए इस तरह ज़मीन पे पड़े हुए देखा तो मैंने आवाज़ दी, कौन है भाई कौन है? जब कोई नहीं बोला मैं उसके करीब गया तो इसकी ये हालत देख के मैं हैरान रह गया और उसी को मैं अपने कंधे पे डाल के लाया हूँ आपकी हवेली में। और उसके घर वालों ने बताया कि कल रात तक ये ज़िंदा था। तो चौधरी और परेशान हो गया और कहा, गाँव वालों को मशवरा दो, हम क्या करें? वो भेड़िया है, कोई जानवर है, कोई दरिंदा है, कोई इंसान है या कोई हैवान या कोई जिन्नात में से है? ये कौन है? हमें इसको पकड़ना पड़ेगा, कुछ इसका करना पड़ेगा। हम घरों में नहीं बैठ सकते, वरना ये तीसरा कत्ल हुआ है, इसी तरह कत्ल होते होते सबको खा जाएगा, मार डालेगा। सब चौधरी चुप कर गया, सबके चेहरों की तरफ देख रहा है, कौन मशवरा देता है। तो वहीं पे जब सब खामोश रहे तो हाशिम बोला, अगर इजाज़त हो तो मैं कोई मशवरा दूं? चौधरी ने कहा, हाँ हाशिम बेटा बोलो, क्योंकि तुम ही तो उठा के लाए थे, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा, चौधरी साहब मैं इन चट्टानों के पास अक्सर फिरता रहता हूं, इसीलिए मेरी इस पे निगाह पड़ी है। दो ही काम हो सकते हैं,
अगर ये जिनात में से किसी चीज़ का काम है, उसके लिए तो फिर हमें शहर से किसी ऐसे अमल करने वाले इंसान को लाना पड़ेगा जो इस मखलूक को कंट्रोल कर सके, इस मखलूक को वो संभाल सके। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अमल करना जानता हो, आमिल हो, पीर फ़कीर हो और ऐसा जिनात या कोई ऐसी मखलूक है तो उसको संभाल सके। और अगर ऐसा नहीं है, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनात वगैरह का अमल नहीं है, कोई जानवर, भेड़िया या कोई इंसान ही ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए गांव के जो जो नौजवान हैं, दो दो की टोलियां बना के उनकी ड्यूटी लगा देनी चाहिए। वो पहरा दें, अपने साथ हथियार रखें, और कुछ भी उनको नज़र आता है, ऐसा नज़र आता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सीटियां बजानी शुरू कर दें। बाकी गांव वाले भी डंडे लेके बाहर निकल आएँ ताकि उसको पकड़ा जा सके, मारा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। चौधरी ने कहा, हाशिम तुमने बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा दिया है। मेरा भी यही ख्याल है, इससे अच्छा मशवरा नहीं हो सकता। बेहतरीन बात होगी, या कोई आमिल आए या फिर दो दो नौजवान टोलियां बना के ही जाएं और गांव वाले इंतज़ार करें सीटियों का, सीटियां बजाई जाएं तो वो भी निकल आएँ। लेकिन उसको मारना नहीं है। वो कोई जानवर है तो फिर तो उसको मार दिया जाए, लेकिन अगर कोई बदबख्त इंसान ऐसा कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करना है, जिंदा पकड़ के लाना है, उसको इस हवेली में लेके आना है, उसको हम इबरत बना के, मुंह काला करके उसका इबरतनाक उसको सजा देंगे। सब गाँव वाले ने कहा, चौधरी साहब ने कहा, क्या कहते हैं आप गाँव वालों? सब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हाशिम बेटा ने जो बात की है बिल्कुल सही है। तो चौधरी ने कहा ठीक है, अपने एक मुलाजिम को आवाज़ दी, पक्षु सवारी लेके जाओ, कल ही किसी शहर के पढ़े लिखे ऐसे शख्स को लेके जो अमलियात जानता हो, और कल उसको लेके पहुंचो, उसको कहो पैसों की वो फिक्र ना करे। और हाशिम बेटा, मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ, तुम किसी और शख्स को, नौजवान को, जिसको चाहो साथ लो और आज रात तुम पहरा दो। तुम्हारे पास असला है लाइसेंस वाला? उसने कहा जी मेरे पास मेरा पिस्तौल है। उसने कहा बस ठीक है, नहीं चाहिए तो तुम्हारे दोस्त को मैं दे दूंगा, जिसको भी गांव का नौजवान को पसंद करो आज पहरा दो। उसने कहा जी मेरा दोस्त है, बड़ा शहर से आया है, अहमद नाम है इसका, बहुत बहादुर है, ये मेरे लिए काफ़ी है, हम पहरा दे देंगे। उसके बाद चौधरी ने कहा ठीक है, अब सब जा सकते हैं। हाशिम और अहमद भी वहाँ से मुड़ पड़े, बाकी गांव वाले भी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तो अहमद जो अभी तक चुप था एकदम से बोल पड़ा, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तू पागल तो नहीं हो गया? हाशिम मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ और तू मेरा नाम ही दे रहा है कि मैं पहरा दूंगा? मैं पागल हूँ तेरे साथ पहरा दूंगा? और तूने मुझे बताया नहीं, यहाँ लेके आ गया कि तू ही उसकी लाश को उठा के लाया था जिसको काटा पीटा गया था वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे कह रहा हो चल के तमाचा देखते हैं, जबकि तू पहले से जानता था, मुझे बताया क्यों नहीं? हाशिम ने कहा तू आज ही पहुंचा है और आज ही मैं तुझे बता दूं तो तू तो परेशान हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्त को परेशान ना करूं, लेकिन तेरे किस्से कहानियां बहुत सुने थे, तू कॉलेज लाइफ में बहुत डराता था, अब तो मौका आया यार, आजा आज रात को पहरा देंगे। उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है? तूने मुझे अपने गाँव के बारे में बताया, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है, हसीन है, ये भाई यहाँ तो ये काम हो रहे हैं। ना बाबा ना, मुझे गाड़ी पे बिठाओ, अभी मुझे रवाना करो, घोड़ों पे सवार करके ट्रेन तक छोड़ो, मैं चला जाऊंगा, रात स्टेशन पे गुजार लूंगा, यहाँ नहीं अब मैं रह सकता। हाशिम ने कहा मेरे दोस्त, ये गांव वाकई बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मानती हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इसकी फ़ज़ा तो देखना कितनी खूबसूरत है, उसमें आबो हवा तो चेक करना कितनी तरोताज़ा है, काली पहाड़ियाँ देखना, चरवाहे देखना, उनके गले में बंधे हुए घुंघरूं की आवाज़ सुनना, भैंस जा रही है टन 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 टन, गले में बंधी हुई घंटी बाज रही है, बकरियां जा रही हैं तो टल्ली सी उनकी गर्दन में जो बज रही है वो कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अरे गाँव तुमने देखा ही कहाँ है, मेरा गाँव तो देखो। उसने कहा मैं गांव ज़रूर देखने आया था, लेकिन रात को जो तू मुझे अपने साथ पहरे के लिए लेके बैठ गया भाई, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं भाई, मुझे माफ़ कर। उसने कहा यार मेरी बात तो सुन ले, कुछ नहीं होता, ये कोई जानवर या कुछ होगा तो हम तैयारी के साथ जाएंगे, मैं तेरा यार हूँ भाई, और मैं तुझे वादा करता हूँ कुछ भी हुआ ना, उसको पहले मेरी लाश से गुजरना होगा और फिर वो तेरे ऊपर हमला करेगा। अहमद बोला ये फिल्मी डायलॉग छोड़, मैंने तेरी बातों में नहीं आना, लाश वाश भाग गई भाड़ में, मैंने नहीं तेरी सुननी।
हाशिम हंस पड़ा, उसको कायल करते करते आखिर कायल कर ही लिया। दोनों दोस्त घर में बैठ के बातें करते रहे। जब रात के 8-9 बजे हाशिम ने कहा चलो ऐसे टहलते ही हैं यार, मेरे गांव को भी देख लेना, बहुत खूबसूरत गांव है। हाशिम ने अपना पिस्तौल उठाया, एक खंजर उठाया और रोशनी के लिए एक टॉर्च ले ली। उस दौर में एक टॉर्च आती थी जिसके अंदर बड़े बड़े, आज भी सेल मिलते हैं, काफ़ी मोटे बड़े बड़े 3 उसमें सेल डलते थे, वो दूर तक दिखाती थी, वाइट कलर की होती थी, सिल्वर कलर की। वो टॉर्च उठाई और दोनों दोस्त बातें करते करते बाहर आ गए। अहमद ने पूछा यार मैं तेरे के साथ आ तो गया हूं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है भाई, इंसान का कत्ल हो रहा है और इतने बुरे तरीके से जिस तरह तुमने मुझे बताया है, उसका दिल निकाला जाता है, उसके जिस्म के टुकड़े कोई करता है, कोई इंसान तो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये क्या हो सकता है? हाशिम ने कहा ये कोई मुझे जानवर लगता है जो इस तरह कर रहा है। वो दोनों दोस्त इस तरह बातें करते रहे, इधर उधर घूमते रहे और जब सुबह की रोशनी फूटने लगी तो अहमद का थकावट से बुरा हाल था। वो एक शहरी लड़का था, देहात में पहाड़ों में इस तरह घूमना फिरना उसकी बस की बात नहीं थी, लेकिन वो बैठ भी जाते थे, चलते थे, बैठ जाते थे। अहमद ने कहा यार मैं थक गया हूँ और कितना टाइम। उसने कहा सुबह हो गई, अब हम वापस चलते हैं। वो दोनों दोस्त वापस आए घर और सो गए। उठे, खाना शाना खाया, फ्रेश हुए। अहमद ने कहा चलो मैं तुम्हें, हाशिम ने कहा अहमद को, मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। अब उसको अपना गांव दिखाने के लिए लेके गया और गांव अब जब वो जिस अंदाज में उसको दिखा रहा था तो अहमद बहुत खुश था कि वाकई यार जैसे तूने कहा था तेरा गांव वैसा ही खूबसूरत है। लोग मिलते हैं, मुझे जानते हैं चेहरे से कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, सबको पता लग जाता है मैं मेहमान हूँ और इतने प्यार से आके वो मुझसे मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि वो अंदाज से, उसको अंदाज मिलने का देख के अहमद को अंदाज़ा हो गया था। हर बंदा इस तरह झुक के अदब से प्यार से उससे मिल रहा था कि ये मेहमान है हमारे गांव के आए हुए, आए ना प्लीज़ बैठें, कुछ खाएं, दूध पिएं, लस्सी पिएं, ऑफर्स करते, ज़बरदस्ती करते। और हाशिम कहता नहीं हम खा चुके। तो अहमद कहता यार इतना प्यार करने वाले ये मेहमान नवाज लोग हैं। और वो दोनों दोस्त इस तरह फिरते रहे, गाँव की सैर करते रहे, यहाँ तक कि चौधरी ने रात को उनको अपनी हवेली पे बुला लिया। जब वो हवेली की तरफ जा रहे थे तो अहमद बोला यार मैंने तो सुन रखा था चौधरी तो बड़े सड़ियल होते हैं, रौनक पसंद होते हैं, अपने आप को फिरौन समझते हैं, बड़ी अकड़ होती है, धाप बिठाई होती है, ये तो बड़ा सॉफ्ट सा बंदा है। उसने कहा ये भी चौधरी साहब तो वैसे ही हैं जैसे तूने सुन रखा है, रौनक वाले और वो सारी क्वालिटी जो एक चौधरी में होती हैं, बंदे को बंदा ना समझना, अकड़ के रखना, अपना तुर्रा ऊपर होना, वो सब कुछ इनके अंदर है। लेकिन इस वक्त क्योंकि गांव पे एक मुसीबत आई हुई है इसलिए शदीद परेशान है, अंदर से ये डरपोक लोग होते हैं। ये चौधरी साहब भी बहुत रौनक वाले फिरौन टाइप हैं, लेकिन इस वक्त डर चुके हैं कहीं इनका ही नाम ना आ जाए, कहीं इनका ही नंबर ना आ जाए, ये ना मारे जाएं। तो इस खौफ से ये ढीले पड़े हुए हैं, मैंने इनका रूप देखा है, तू परेशान ना हो। वो दोनों चौधरी की हवेली में गए। चौधरी ने उनकी बड़ी आओ भगत की, मेहमान नवाजी में, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की। उन्होंने खाना शाना खाया। चौधरी साहब ने पूछा क्या बना? रात पहरा दिया। उसने कहा चौधरी साहब रात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम पहरा देते रहे। चौधरी ने कहा तो ठीक है आज मैं किसी और की ड्यूटी लगाता हूं। तो हाशिम बोला नहीं, आज भी हम दोनों दोस्त जाएंगे। तो एकदम अहमद बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो हाशिम ने कहा कल नहीं जाएंगे ना यार, आज चलते हैं। तो चौधरी ने कहा ये मेहमान आया यार, इसको रहने दो। उसने कहा कोई बात नहीं चौधरी साहब, मेरा यार है, मेरा जिगरी यार है, हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे, गपशप करेंगे। दिन को तो सो चुके हैं, रात को नींद आनी नहीं, तो पहाड़ों में फिरेंगे, मुझे पहाड़ों में फिरना बहुत पसंद है, मेरा यार भी मेरे साथ होगा। वो दोनों चौधरी के घर से सीधे अपने घर गए कि रात को 10-11 बजे निकलेंगे। तो अहमद उसके लिए एक लॉकेट लाया था शहर से। हाशिम को इस तरह के गले में लॉकेट वगैरह, चेन वगैरह पहनने का शौक था। वो इतने अमीर फैमिली से नहीं था, इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अहमद उसके लिए लाया। उसने कहा यार मैं तुझे देना भूल गया, ये तुझे बहुत पसंद है, पहले भी तू पहनता था, तेरे गले में मैंने देखा नहीं है, ये ले मैं तेरे लिए लेके आया हूँ।
और उसने उसी के गले में अपने हाथों से उस लॉकेट को पहना भी दिया। शहरी ज़िंदगी में लॉकेट रिश्ता की चीज़ें तो बहुत पुरानी हैं, आज की थोड़ी हैं, तो बहुत पहले से लोग पहनते थे घड़ियाँ, लॉकेट। उसके बाद जब रात के 10 बजे दोनों दोस्त हाशिम और अहमद दोनों उठे, उसी तरह हाशिम ने अपनी तैयारी की, अपना पिस्तौल साथ रखा, खंजर पकड़ा और टॉर्च हाथ में पकड़ के दोनों दोस्त उसी काली पहाड़ियों की तरफ चल पड़े, बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता। वही अपने कॉलेज दौर की यादें, बातें, ये हुआ वो हुआ, हंसते मुस्कुराते ऐसे चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल गए। एक जगह पे जैसे ही पहुँचे तो अहमद की निगाह पड़ी और उसने कहा, हाशिम, हाशिम। उसका अंदाज ऐसे सस्पेंस वाला हो गया था। हाशिम ने कहा, हाँ क्या हुआ है? कहते वो देख, वो देख। जब हाशिम ने उस सिमत में देखा जिस सिमत वो इशारा कर रहा था, तो उस जगह पे चांदनी रात में लाइट, इस वक्त उन्होंने टॉर्च बुझाई हुई थी। जब वो चलते थे तो इस तरह टॉर्च जलाते हुए इधर उधर देखते थे पहाड़ों के बीच में। इस वक्त वो एक जगह पे खड़े हुए बातें कर रहे थे, टॉर्च उन्होंने बुझाई हुई थी। कि वहीं पे जब अहमद की निगाह पड़ी और उसने उसका तरफ सिमत में कहा, वो देख, वो देख। और जैसे ही हाशिम ने उस सिमत देखा, एक जगह पे काली चट्टान जो थी, काली पहाड़ी वो कहलाती थी, वहाँ पे आग लगी हुई थी। नीचे ज़मीन के ऊपर जैसे कोई सर्दियों में बैठा हो और आग जला के बैठता है और हाथ उसके आगे करके अपनी तपिश देता है, हाथों को गरमाइश देता है। इस अंदाज में ज़मीन पे पत्थरों के बीच में आग लगाई गई थी। हाशिम एकदम से चौंक गया कि ये इस वक्त यहाँ पे आग कैसे जली है। उसको इशारा किया, अहमद चुप, बोलना नहीं, बोलना नहीं। और उसका हाथ पकड़ के बिल्कुल उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ पहाड़ के साथ जाके लग गया। अब चलने का अंदाज, अहमद पीछे था, हाशिम आगे था। इस अंदाज में दोनों चल रहे थे कि पाँव से आवाज़ ना निकले, शोर किए बगैर दोनों दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि इस आग के करीब पहुंच सके। जो भी था, कोई इंसान था या भेड़िया था, जानवर था। टॉर्च वो जलाते तो वो भाग जाता, होशियार हो जाता लाइट से। वो उसको अंधेरे में ही पकड़ना चाह रहे थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के, जो पहाड़ के साथ साथ चलते हुए जा रहे थे ताकि अगर उसकी निगाह इनकी तरफ पड़े तो ये पहाड़ के से चिपक के खड़े हो जाए, पता ही ना लग सके कि कोई इंसान है। और अगर ये इस तरह चांदनी रात में पहाड़ के सामने खड़े होते तो पता लग जाता। अब वो इस तरह छुपे हुए पहाड़ के साथ साथ चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि पाँव से आवाज़ पैदा ना हो। वो दोनों दोस्त चलते चलते बिल्कुल उस आग के करीब पहुंच गए। हाशिम ने अहमद का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी तरफ जब देखता था तो उंगली मुंह पे रख देता था, जैसे कह रहा हो, चुप, बोलना नहीं, खामोश। और जब वो दोनों आग के करीब पहुंच गए तो देखा आग के करीब कुछ भी नहीं है, आग है जो खाली जल रही है। हाशिम बोला अहमद से, ये जो भी है आएगा ज़रूर, किसी ने आग लगा रखी है तो इसका मतलब है वो यहीं पे इर्द गिर्द मौजूद भी है। बस बोलना मत, क्योंकि तुम बोल पड़े तो वो जो भी है वो अलर्ट हो जाएगा, फिर हो सकता है वो हमें नुकसान भी पहुंचा दे। हमें उसको इस अंदाज में पकड़ना है कि उसको हमारी मौजूदगी का एहसास ना हो। ऐसे ही चिपके खड़े रहो दीवार के साथ, जैसे ही वो हमारे सामने आएगा तो हमने उस वक्त उस पर हमला करना है जिस वक्त वो बेखबर हो, उसकी कमर हमारी तरफ हो। तो वो दोनों दोस्त वहीं पे बिल्कुल उस पहाड़ की जो दीवार टाइप बनी हुई थी, पहाड़ के साथ बिल्कुल ऐसे टेक लगा के, सर भी पत्थर के साथ टच किए, चुप करके खड़े हुए थे कि वो हिले भी ना, उनकी सांसों की आवाज़ भी ना जाए, क्योंकि वो जो अब आग लगी थी वो थोड़े ही उनके फासले पे थी, बिल्कुल वो आग के करीब थे। और वो दोनों खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी है वो उस आग के पास आए। खुद ब खुद आग नहीं लग सकती। आग जलने का अंदाज था जैसे लकड़ियों को जमा करके पत्थरों के बीच में रखा गया हो और उसको आग लगाई गई हो। गर्मियों के दिनों में पहाड़ों में खुद भी आग लग जाती है गर्माइश से, किसी झाड़ी को, किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे तो लकड़ियाँ रखी गई थी इस अंदाज में कि आग जलाई गई थी। और आग जलने की जो एक आवाज़ आती है, तिड़कने की, तिड़क रही होती हैं लकड़ियाँ, तिड़कने की आवाज़ आ रही थी और आग जल रही थी। और वो दोनों दोस्त दम साधे, सांस रोके इंतज़ार में थे कि जो भी है सामने आए।
इसी अंदाज में उसको खड़े हुए तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट हो गए थे कि अहमद बोलने ही लगा था। हाशिम, बोलना नहीं। हाशिम ने कहा बोलना नहीं। हाशिम जानता था जो भी है आएगा ज़रूर, और अहमद 4-5 मिनट में थक गया था कि यार क्यों हम खड़े हैं, बोले। तो हाशिम ने कहा चुप, खामोश। और उसी लम्हे कोहनी जब अहमद बोलने लगा और हाशिम ने उसकी तरफ मुंह करके ऐसे इशारा किया, तो उसी लम्हे अहमद की निगाह पड़ी, उसकी आंखों ने देखा एक इंसान के कदो कामत का इंसान, मुर्दा क्या था वो नहीं जानता, वो कफन पहने हुए चलता हुआ, कफन के बीच में ही चलता हुआ उस आग की तरफ आ रहा था। तो उसी लम्हे अहमद ने अपनी कोहनी हाशिम को मारी और आंखों से इशारा किया उधर देख। और उसी लम्हे हाशिम ने जब उस तरफ देखा तो वाकई एक इंसान के कदो कामत का वो कोई मुर्दा था या क्या था। उसने अपने ऊपर कफन पहना हुआ था, उसके अंदर भी कुछ था वो नहीं जानते थे, लेकिन वो एक कफन इस अंदाज में था जैसे किसी मुर्दे को लिटाया जाए, उसको कफन के अंदर रख के कफन को ऊपर से बांध दिया जाए तो वो इस तरह सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन कफन ऊपर से बंधा हुआ था और वो चलता हुआ आ रहा था। उसके पांव नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उस कफन के अंदर ऐसे लगता था जैसे कोई हिल रहा है। वो चलता हुआ आया और उसके बाद जो मंजर था उन दोनों ने देखा वो बहुत ही भयानक मंजर था। वो जो भी था उसके हाथ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उस कफन पोश मुर्दा ही कह लें, मुर्दा जो था कफन पहने हुए जो ढका हुआ था, ना आंखें ना सर ना मुंह ना हाथ ना पाँव, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसी कफन के अंदर से इस तरह महसूस हुआ जैसे हाथ हों, लेकिन ऊपर तो वो सफ़ेद कपड़ा ही था, लेकिन फिर भी जैसे हाथ महसूस होते हैं, कफन के अंदर से हाथ महसूस हुए। उन दोनों हाथों ने जलती हुई 2 लकड़ियों को उठा लिया। अब आग लगी हुई लकड़ियां उस कफन के हाथ में हैं, उस कफन को आग लग जानी चाहिए। आग तो ऐसी चीज़ है कफन को फ़ौरन लग जानी चाहिए, लेकिन उसको आग नहीं लगी। वो आग को ऐसे हाथों से खेलना शुरू हो गया जैसे कोई फुटबॉल से, क्रिकेट बॉल से खेलता है, ऐसे वो उस आग को ऐसे ऊपर फेंक रहा था और उसको अपने हाथ में खेल रहा था। मुर्दा आग को हाथ में उठाए उससे खेल रहा था और उसको आग नहीं लग रही थी। तभी अहमद उसी लम्हे समझ गया ये कोई भी इंसान नहीं है, ये कोई भूत है। इसके अंदर भी कोई इंसान नहीं, कोई भूत है। जिस तरह वो आग से खेल रहा था, कोई भी इंसान आग से नहीं खेल सकता था। तभी अहमद के मुंह से खौफ से निकला, उसकी आंखें फटी हुई थीं, बाहर आ रही थी आंखें। उसने कहा भूत, और ये इस आवाज़ में बोल ही पड़ा। खौफ के आलम में कंट्रोल के बावजूद उसके मुंह से भूत निकल गया। और जैसे ये लफ्ज़ गया तो वो जो खेल रहा था कफन में, मुर्दा था या जिन था, वो एकदम चौंका और उसी सिमत देखा जिस सिमत में अहमद और हाशिम खड़े थे। उसी लम्हे जो हाथ पकड़े हुए था हाशिम अहमद का, उसने कहा अहमद जो कुछ भी कुरानी आयात पढ़नी आती है पढ़ो और मेरे साथ भागो। क्योंकि हाशिम भी जान गया था ये इंसान नहीं है, कोई भूत है। वो एक कफन में मौजूद ज़रूर था, लेकिन वो आग से खेल रहा था। आग उसको कुछ भी नहीं कह रही थी। आग जिन्नात को कुछ नहीं कहती। जानवर हो, इंसान हो या मुर्दा तक क्यों ना हो, कफन को आग लग जानी चाहिए। वो कोई जिन था जो एक कफन के रूप में था और आग से खेल रहा था, खुश हो रहा था। अजीब सी एक खुशी का सा एहसास सा उसका आ रहा था, एक अजीब सी आवाज़ थी। हाशिम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कुरानी आयात जो भी पढ़नी आती है भागो। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों दोस्त कुरानी आयात पढ़ते हुए भाग पड़े। जैसे ही वो भागे हैं, थोड़ी ही दूर गए हैं तो एक आवाज़ आई है हाशिम का नाम पुकार के, हाशिम बात सुनो। हाशिम तुम आज बच के जा रहे हो, दोबारा नहीं बच सकोगे। मुझे तुम्हारे दिल को खाना है।
मुझे हर हफ्ते खून और इंसान का दिल चाहिए। मेरे जिस्म के अंदर जो खून की रगें हैं वो जम जाती हैं। मैं जब तक कोई खून ना पीऊँ, मैं खून का प्यासा हूँ। खून ही मेरी ज़िंदगी है। मैं दिल ना खाऊँ, मैं खून ना इंसान का पीऊँ तो मेरी रगें सुकड़ जाती हैं। और मैंने अपने आप को ज़िंदा रखना है, रगों को सुकड़ने नहीं देना। मुझे इंसान का दिल चाहिए, ताज़ा खून चाहिए। हाशिम, तुम्हारा खून चाहिए। आज तो तुम बच गए हाशिम, तुम नहीं बचोगे। हा 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 हा। और उसके बाद जो वो हंस रहा था, वो इतनी भयानक हंसी थी, वो किसी इंसान की नहीं, ऐसी थी जैसे गूंज रही हो पहाड़ों में उसकी आवाज़। उसी लम्हे जो अहमद और हाशिम रुक चुके थे और इस बात को सुन रहे थे, जैसे किसी चीज़ ने उन पर सहर कर दिया हो, जादू कर दिया हो। तो अभी भी हाशिम पढ़ रहा था, उसने देखा अहमद पढ़ना बंद कर चुका है और इस अंदाज में बुत सा बन गया है जैसे उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। कमर करके वो भी खड़ा सुन रहा था, वो दोनों देख नहीं रहे थे पीछे। तभी हाशिम ने देखा, वो जो दोनों भागते भागते रुक गए थे, उसी अंदाज में रुक गए थे। तभी हाशिम ने देखा कि अहमद आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और उस तरफ मुड़ा जिस तरफ वो कफन पोश मुर्दा आग से खड़ा खेल रहा था। तभी हाशिम ने देखा वो अभी भी वहीं अपनी जगह पे मौजूद है और कहके लगा रहा है। एकदम से अहमद को क्या हुआ, जो पढ़ना रुक चुका था, जैसे ही वो मुड़ा और उसके बाद इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हाशिम को समझ ही ना आया, उसके पीछे भागा अहमद अहमद। लेकिन अहमद इतनी तेजी से आगे जा रहा था कि हाशिम को समझ ही कुछ ना आया कि वो क्या करे। वो उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त अहमद के अंदर इतनी ताकत आ गई थी, वो जैसे ही उसके बाजू तक पहुंचा, हाशिम ने उसके बाजू को पकड़ा खींचने के लिए कि उसको रोक सके। वो इस बेखुदी में, ऐसे जैसे उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो चलता हुआ उसी कफन पोश मुर्दे की तरफ जा रहा था। जब उसने जाके उसका बाजू पकड़ा तो उसने एक हाथ उसको मारा और हाशिम उड़ता हुआ 8-10 कदम पीछे जाके गिरा। वो समझ गया ये वाली ताकत अहमद की ताकत नहीं है। हाशिम इन पहाड़ों का बेटा था, पहाड़ों में पला बड़ा था, ताकतवर था, भेड़ों का, बकरियों का गोश्त खाने वाला, दूध पीने वाला, सेहतमंद था। वो शहर की ज़िंदगी का लड़का था, लेकिन जिस तरह उसने उसको उठा के फेंका था, ऐसा लगता था उसके अंदर एक नहीं कोई 5-7 मर्दों की, इंसानों की ताकत आ गई है। हाथ मारा था और वो उड़ता हुआ जा गिरा। तभी हाशिम समझ गया अहमद अहमद नहीं है, इसके वजूद पे उसी जिन का साया हो गया है और इसी के वजूद के अंदर उसी जिन की ताकत है। और जब उसने उसको हाथ मारा और 8-10 कदम पीछे वो उड़ता हुआ गिरा, तभी वो समझ गया अब इसके पीछे जाना फजूल है, फिर वो इसको उठा के मार देगा, पटक देगा। एक ही हल था, वो सीटियां बजाए और गांव वालों को जगाए। भागा वो गांव वालों की तरफ और ज़ोर ज़ोर से सीटी बजानी शुरू कर दी कि गांव वालों को इकट्ठा कर सके। आज रात भी चौधरी ने सबको अलर्ट किया हुआ था कि जब तक ड्यूटियाँ चल रही हैं गाँव वाले सीटी के इंतज़ार में रहेंगे। जैसे ही सीटी की सिमत का तयन हो कि इस सिमत से कोई सीटी बजा रहा है, लाठियां, डंडे, सोटे पकड़ के भागें। और जैसे ही वो सीटियां बजाना शुरू हुआ तो गांव वाले अपने अपने घरों में एक दूसरे को जगाने शुरू हो गए। जो सो भी गए थे वो भी जल्दी जल्दी उठ के, ज़्यादातर खौफ की वजह से जाग ही रहे थे कि रात को कोई घर से उठा के ना ले जाए। तो सब ने डंडे पकड़े, जल्दी से बाहर निकले और उसी सिमत भागना शुरू कर दिया जिस सिमत सीटी बज रही थी। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन सब गांव वालों ने अपनी आंखों से जो मंजर देखा, वो सामने आग के बिल्कुल पास अहमद था जो चलता हुआ जा रहा था। वो कफन पोश किसी ने वहाँ पे नहीं देखा। एक गांव का बूढ़ा था जो सबसे आगे मौत की परवाह किए हुए भागता हुआ गया था। उसने एक झलक उस कफन पोश की देख ली थी। बाकी जब पहुंचे तब उन्होंने सिर्फ इतना देखा, अहमद बेखुदी में चलता हुआ, जैसे अहमद अहमद नहीं है, कोई रोबोट है, ऐसे चलता हुआ पहाड़ी की उस सिमत में गया और गायब हो गया। वो सब इकट्ठे होकर गांव वाले डंडे सोटे लेके हाशिम समेत उस सिमत गए जिस सिमत अहमद गया था। इधर उधर हर जगह पे ढूंढा, जितनी देर ढूंढ सकते थे वो ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे भी अहमद नहीं मिला। तभी हाशिम ने पूछा गांव वालों से, आपने में से किसी ने उस कफन पोश को देखा? तो सब खामोश थे। वो बूढ़ा बोला, हाँ मैंने उसको देखा था। कफन
बंधा हुआ कफन था और वो पहाड़ी के पीछे गया था जिस सिमत में अहमद गया। उसने कहा बिल्कुल वो वही था, वो आग से खेल रहा था। बूढ़े ने कहा मैंने उसको जाते हुए देखा है। वो ढूंढते रहे, अहमद ना मिला, और सुबह जब वो घूम के वापस उस जगह पे पहुंचे तो अहमद का जिस्म वहीं पे मुर्दा पड़ा था, दिल उसका खा लिया गया था और उसके जिस्म में से सब खून पी लिया गया था। जिस तरह उसने कहा था मैं इंसान का ताज़ा खून पीता हूं तो मेरी सुकड़ती रगें जो हैं जिस्म की फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं, मुझे ज़िंदगी मिलती है। मैं खून ना पीऊँ, दिल ना खाऊं तो मैं ज़िंदगी बरकरार ना रख सकूं। गांव वाले जरूर दुखी थे। एक बंदा धाड़े मार के रो रहा था, उसका दोस्त अहमद मर चुका था, दिल वाली जगह खाली थी, उसका दिल निकाल के खा लिया गया था, जिस्म से सारा जो खून था वो पी लिया गया था। उसकी लाश की ऐसी बेहुरमती की गई थी जैसे किसी भेड़िए दरिंदे ने उसको नोच डाला हो। लेकिन अब हाशिम ये जान चुका था ये भेड़िया नहीं, वो जिन है जो दिल खा जाता है और खून पी जाता है। कफन पोश मुर्दा। उसके मुर्दा जिस्म को उठा के वो हवेली में रहे अहमद के जिस्म से लिपट लिपट के हाशिम रोता रहा, दीवाना वार रोता रहा। एक ही जुमला कहता था मैं इसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मेरा दोस्त ये मेरे पास आया और मैंने इसकी ये मेहमान नवाजी की, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी चौधरी साहब ने फैसला किया कि ये बच्चा अपने आखिर शहर की तरफ तो जाएगा लेकिन हम गाँव के लोग भी इसके साथ जाएंगे। और सवारी का एहतमाम किया गया। हाशिम अहमद का मुर्दा जिस्म, चौधरी और गांव के काफ़ी लोग अहमद के घर पहुंचे। वहां पे भी कोहराम मच गया। उसकी माँ गशी में आ गई, दौरे उसकी बेहोशी उसके ऊपर पड़ना, गशी बार बार बेहोश हो जाती, गशी के दौरे पड़ रहे थे। उसका बाप रो रहा था। उसकी माँ जब होश में आती तो हाशिम का गिरबान पकड़ लेती, तूने मेरे बेटे को मार दिया, ये तो बेचैन था तुझसे मिलने के लिए, मैंने हाशिम से मिलना है। अगर मुझे पता होता तू मेरे बेटे को मार डालेगा मैं कभी इसको तेरे पास ना भेजती। तभी बड़ी मुश्किलों से उसको कंट्रोल किया गया और चौधरी साहब ने वहाँ पे बताया कि मैं उस गांव का चौधरी हूँ और ये गांव के लोग भी इसलिए आए हैं कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये चौथा इंसान है जो वहाँ पे इस तरह हुआ है। इससे पहले हमारे नूरदीन, बाबा रहमते और एक और नौजवान हमारा इस तरह हो चुका है। अब तो हाशिम ने उसको देख लिया है, ये एक इंसान नहीं है, कफन में एक मुर्दा है जो असल में जिन है जो ये काम कर रहा है। जब चौधरी ने गवाही दी, गांव वालों ने बताया, तो माँ बाप को यकीन तो आ गया कि इसका कातिल हाशिम नहीं है, ये एक हादसा है जो हुआ है। रोते हुए सिसकते हुए आंसुओं के साथ अहमद को तो हवाले कर दिया गया, ज़मीन के कब्र के सफ़रे आखरत की तरफ रवाना हो गया। लेकिन हाशिम के आंसू नहीं रुकते थे। वो कहता था मैं जान दे दूंगा, मैं बदला ज़रूर लूँगा अपने इस दोस्त की मौत का, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जितना ताकतवर है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जब वो वापस अपने गांव पहुंचे तो साथ में एक आमिल को भी लेके आ गए थे और सारी बात उसने आमिल को बताई थी और उसने कहा था कि उसने क्लियर कहा था वो हर हफ्ते एक इंसान का दिल और खून पीता है। और जब बैठ के चौधरी की हवेली में ये बात हो रही थी तो उन्होंने लड़ियाँ से लड़ियाँ मिलानी शुरू की। तो ऐसा ही हुआ था। नूरदीन, बाबा रहमते और नौजवान एक एक हफ्ते का ही पूरा एक एक हफ्ते का टाइम पीरियड था जिसमें उनकी मौत वाक़या हो रही थी और एक हफ्ते बाद ही ये सारा मामला हो रहा था। लेकिन वहाँ पे हाशिम बोला, लेकिन एक रात पहले मैं जो हवेली में उठा के लाया था और उसी अगले दिन मेरा दोस्त आया था, वो तो एक हफ्ते का गैप नहीं था। मुझे वो कह रहा था एक एक हफ्ता, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। आमिल से कहा गया कि आप दोनों अब रात को, हाशिम और आमिल, उसी सिमत में जाएं रोज़ रात को, चाहे हफ्ता है या रोज़ आता है या हफ्ते को आता है, हमें उसकी बात पे यकीन नहीं करना, पहरा देना है और गांव वाले इंतज़ार में रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हाशिम और वो जो आमिल को बुलाया गया था, जैसे ही रात हुई वही हथियार, पिस्तौल, खंजर, टॉर्च
और साथ में आमिल अपना साजो सामान लेके पढ़ाई का वो पहाड़ों के बीच में पहुंच गए। अब गांव वाले सब के सब जाग रहे थे, बच्चे भी खौफ से जाग रहे थे। अहमद के वाक़े के बाद नींद कोसों दूर थी, सब खौफजदा थे, सब इस इंतज़ार में थे कोई विसल बजाएगा तो हम सब जान बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। उनमें इतना इंसानियत थी कि किसी को मरता नहीं देख सकते थे। ऐसा ही हुआ, सब जागते रहे। आमिल और हाशिम रात सारी पहरा देते रहे, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वो रात को कहीं पे भी नज़र नहीं आया। सुबह हुई, आमिल को भी सुला दिया गया, हाशिम भी सो गया और फिर से रात को फैसला हुआ। हाशिम ने कहा मैं ही जाऊंगा, मैं कसम खा चुका हूं अपने दोस्त की मौत का बदला मैंने लेना है, मैं ही जाऊंगा, मैं किसी और नौजवान को नहीं जाने दूंगा। आप लोगों ने आना ही है तो घरों में तैयार रहें, लाठियां डंडे सोटे तैयार रखें, विसल में सीटियां बजाऊंगा तो आप लोग आ जाएंगे। दूसरी रात भी हाशिम और आमिल ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे उसका कोई पता नहीं था। तीसरी रात गुजरी, चौथी गुजरी, पांचवीं गुजरी। आमिल ने कहा लगता है वो अब नहीं आएगा, वो अलर्ट हो चुका है। हाशिम ने कहा नहीं वो आएगा आमिल साहब, वो ज़रूर आएगा। हाँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हर हफ्ते वो आता था, जो नौजवान की मैं लाश उठा के लाया था, उससे अगले दिन उसने मेरे दोस्त को ऐसा क्यों कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आई। तभी हाशिम ने कहा मुझे लगता है उस रात उसने शायद मारना नहीं था। अब मुझे याद पड़ता है वो रात उसकी मारने की रात नहीं थी, वो हम ही चले गए थे पहरा देने के लिए, खुद ही शिकार बनने के लिए चले गए थे। और अगर मेरा दोस्त मुंह से लफ्ज़ भूत ना निकालता और वो ना सुनता तो वो शायद हमें ना मारता। अब मुझे समझ लग गई है वो 7वें दिन ही आएगा। वो जो उसने मेरे दोस्त अहमद को मारा था वो दूसरे दिन मारा था, लेकिन वो हम खुद गए थे और ख़ुद चलते चलते उसके करीब पहुंच के लफ्ज़ भूत कह के उसको अपनी तरफ मुखातिब कर लिया था। आइए वापस चलते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 7वें दिन वो इस जगह पे निकलेगा शिकार की तलाश में। वो दने चले गए और 7वीं रात आज हाशिम को पूरा यकीन था, आमिल और वो दोनों अलर्ट होके तैयार होके जब उस जगह पे पहुंचे तो रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। रोशनी उसी काली चट्टान के पास जलती हुई नजर आई, जो रोशनी नहीं थी, आग दहक रही थी और उसकी रोशनी निकल रही थी। हाशिम समझ गया कि आज 7वां दिन था, उसने कहा था, और वो अपने शिकार की तलाश में आज 7वें दिन बाहर आ चुका था। कहाँ छुप जाता था, कहाँ गायब हो जाता था, वो असल में तो जिन था, लेकिन अब 7वें दिन वो शिकार की तलाश में आ चुका था। हाशिम ने कहा ये सामने जो आपको आग नज़र आ रही है, यही आग के पास ही वो होता है, अभी वो आएगा और आपको नज़र आएगा। अभी वो कह ही रहा था इस तरह से कि वो सामने आया, उसी तरह कफन में आते ही उसने आग को उठाया और आग से खेलना शुरू कर दिया। तभी मौलवी ने आंखें बंद की, उस आलिम ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा और उसने कहा ये मुझसे बहुत ताकतवर है, ये एक जिन ही है, बहुत ताकतवर जिन, लेकिन शैतान है, ये बहुत बड़ा शैतान है। मेरा ईमान कमज़ोर है, मुझसे तो तुम्हारा ईमान बहुत ज़्यादा, तुम अहद कर चुके अपने दोस्त का, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरी जान चली जाएगी। मैं तुम्हें भी मशवरा ये दूंगा, मेरे साथ वापस चलो, किसी और ताकतवर आमिर को लेके आओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। हाशिम बोला तुम डर गए हो, मैंने इसको नहीं छोड़ना। उसी वक्त वो जो आलिम था उसने कहा मैं तो जा रहा हूं, और मुड़ा और उसने दौड़ लगा दी। जिस जगह पे ये थे इस अंदाज में छुप के देख रहे थे कि उसको पता न लगे। जैसे ही आलिम ने दौड़ लगा दी तो हाशिम ने फैसला किया कि मैंने आज इसको नहीं छोड़ना, ये जिन है या चाहे कुछ भी है, मैंने आज अपने दोस्त की कसम खाई थी मौत का, मैंने बदला लेना है। और उसी लम्हे उसने जोर से उसको पुकारा। वो जो आग से खड़ा खेल रहा था, अभी तक शिकार के तलाश में निकला नहीं था, शायद अभी बाहर आया था, अभी ही तो उन्हें अपने आंखों से देखा था कि आगे खड़ा हुआ था, आग से खेलने लगा था। और तभी जब उसने ज़ोर से, हाशिम ने वहीं से खड़े उसको आवाज़ दे के पुकारा तो एकदम मुखातिब हुआ। और उसने जब सुनी यह आवाज़ हाशिम की है तो उसने कहका लगाया और कहा हाशिम तुम आ गए ना, मैंने तुम्हें कहा था
तुम बच नहीं सकोगे, और आज तुम आ गए हो, आज तुम बच नहीं सकोगे। ये कहा और उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। जैसे उसने कहके लगाए, हाशिम को ऐसे लगा कि उसका वजूद बिल्कुल ढीला पड़ गया है, उसके वजूद के अंदर से ताकत ख़त्म हो गई है, वो अपने वजूद को नहीं रोक पा रहा। और काशिम ने देखा, हाशिम को महसूस हुआ कि उसकी टांगें खुद ब खुद चलना शुरू हो गई हैं। किस सिमत में? उस सिमत में जिस सिमत में वो खड़ा था। वो कहके लगा रहा था और वो कहे जा रहा था, जो हाशिम के कानों तक आवाज़ पहुंच रही थी, हाशिम आज तुम नहीं बच सकोगे, आज तुम्हारा दिल खाऊंगा और तुम्हारा ताज़ा खून पीऊंगा। और कह के लगाए जा रहा था, और हाशिम इस बेखुदी में चलता हुआ आगे जा रहा था जैसे वो दोस्त उसका अहमद गया था, जैसे रोबोट होता है कोई। और हाशिम इस तरह चलता चलता, उसको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, वो कौन है। उसका दिमाग मौफ हो चुका था, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, वो बस चलता हुआ गया है। आखिरी लम्हा जो हाशिम को याद था, एक हाथ था जो उसके सीने पे पड़ा था ज़ोर से। वो यकीनन उसने हाशिम का दिल निकालने के लिए उसके सीने पे हाथ मारा था, सीने के दरमियान में दिल निकालने के लिए। उसके बाद कासिम, जो पहले ही कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं था, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। अगर आप ये मूवी देख रहे होते ना, तो यहाँ पे ब्रेक आ जाती है और मूवी यहाँ पे रुक जाती है और जाके आप कुछ खा पी के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोक के आपका तसलसल तोड़ दिया है। चलें आइए वापस उसी तसलसल में चलते हैं, ब्रेक ख़त्म। जैसे ही कासिम के, हाशिम के दिल पे वो हाथ पड़ा, उसकी आंखें बंद हो गईं। कितनी देर उसकी आंखें बंद रहीं कोई भी नहीं जानता था। वो पहाड़ जिसमें आबादी ना होने के बराबर थी, एक छोटा सा वो गांव जहाँ के चौधरी और वो लोग रहते थे, टार्च जलाते, लालटेन जलाते थे, दिए जलाते थे। रात को अंधेरा होता तो दूर कहीं से गीदड़ के बोलने की आवाज़ आती, लोमड़ी के बोलने की आवाज़ आती। एक रात अजीब ही मंजर पेश करती थी। उसी रात वही नौजवान हाशिम जिसने कसम खाई थी दोस्त का बदला लेने की, वो खुद ही आंखें बंद कर चुका था। और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखों ने जो पहला मंजर देखा था, उसकी माँ उसके सामने थी। और जैसे उसने माँ को देखा तो उसने इर्द गिर्द देखा, पूरे गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। और तभी उसने देखा वो जो छत, जिस छत के नीचे लेटा है वो उसके घर की छत है, और जिस चारपाई पे वो लेटा है उसकी घर की चारपाई है। तभी वो समझ गया, क्योंकि इंसान बेहोशी से जब होश में आता है तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है समझने में, तो उसको एहसास होता गया माँ है, ये गाँव वाले हैं, ये मेरे कमरे की छत है, मैं अपनी चारपाई पर लेटा हूँ। तभी उसने कहा माँ क्या हुआ था मुझे? और माँ उसकी जो रोए जा रही थी उसके लिए दुआएं कर रही थी, अपने बेटे का माथा चूमना शुरू कर दिया। शुक्र है मेरे मौला, मेरे बेटे को होश आ गया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया, या अल्लाह तेरा लाख। और गांव वाले भी खुश हो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे खुशी से कि शुक्र है इसको होश आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको होश आ गया। जब उसको समझ लग गई कि वो बेहोश था और काफ़ी घंटों बाद होश में आया है, तभी उसको याद आया कि वो आखिरी मंजर जब उसके दिल पे ज़ोर से, बहुत ज़ोर से एक हाथ पड़ा था उसका दिल निकालने के लिए। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई थीं। तो क्या हुआ था, वो ज़िंदा कैसे है? तभी उसको आमिल आगे बढ़ा और उसने कहा मैंने तुम्हें सही कहा था, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ईमान मजबूत है। जब मैं वहाँ से भागा था तो मैं गांव वालों को बुलाने के लिए गया था कि वो लड़का हाशिम अकेला जा रहा है, आओ मेरे साथ। और ये लोग पहले से सारे जागे हुए थे, क्योंकि वो बहुत दूर था, हमने उसको दूर से देखा था, पास ही वो लोग थे। और जब हम लोग पहुँचे हैं, हमने आखिरी मंजर गांव वालों ने सब ने जो देखा है वो ये देखा है कि तुम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तुम चलते हुए जा रहे थे, बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। और हमने आखिरी उस कफन वाले मुर्दे को देखा है ज़ोर से अपना हाथ तुम्हारे सीने पे मारते हुए। और जैसे ही उसने तुम्हारे सीने पे हाथ मारा है, उसके बाद उसके हाथ को आग लग गई है। मैंने तुम्हारे साथ अकेले टाइम में देखा था, वो आग से खेल रहा था, उसको आग कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन तुम्हारे सीने पे जब उसने हाथ मारा है, उसको आग लग गई है, और उसको पूरे को आग लग गई है। और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, और आग उसको लगी हुई थी जिसको आग नहीं लग रही थी। हम सब गांव वालों ने देखा, वो आग में लिपटा हुआ था और आग थोड़ी देर ही उसके जिस्म को लगी है। और हमने ये देखा है कि धुआं सा बना है उसका जिस्म,
कफन जहाँ से शुरू होता था, सर बंधा हुआ था, वहाँ से धुआं निकलना शुरू हुआ है, गोल गोल घूमना शुरू हुआ है, धुआं गोल गोल घूमता गया है और वो कफन गायब होता गया है, होता गया है, पाँव तक घूमते हुए वो धुआं गोल घूमा है, उसके बाद वो टोटल गायब हो गया है। तुम्हें जब उसने हाथ मारा था तुम गिर चुके थे। हम हैरान थे, सारे भागते हुए वहाँ पे पहुँचे। मुझे भी हौसला था, मेरे साथ गाँव वाले थे कि क्या हुआ है, क्या ऐसा था कि उसने तुम्हें हाथ लगाया और उसको आग लग गई। जैसे हम ज़मीन पे पहुँचे तो तुम्हारे जो कपड़े थे सीने वाली जगह से, ये कमीज़ जो थी ये फट चुकी थी। वहाँ पे वो जो लॉकेट तुमने पहना हुआ था उस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी। उसने वहीं पे ही ज़ोर से हाथ मारा था, उसका हाथ जाके सीधा उन्हीं कुरानी आयात को ही जाके लगा था। वो एक शैतान था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उसको काबू करने की और उसको पकड़ने की, मैं डर गया था। सच ये है, मैंने ज़िंदगी में इतना मंजर बड़ा कभी देखा ही नहीं था, मैं इतना ताकतवर नहीं था। तुम हिम्मत से गए, मैंने कहा तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारा अंदर था जज्बा, तुम गए हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस आयात पे पड़ा है तो वो शैतान था, उसको आग लग गई है। उसकी नीयत दिल निकालने की थी और आगे कुरान की आयात थी, तो कुरानी आयात पे जब उसका हाथ पड़ा है तो उसको आग लग गई है। जो आग से खेलता था वो और आग है, जो ये वाली आग थी ये भस्म करने वाली आग थी, जिसने उसको जला के राख किया है, धुआं बन के वो उड़ गया है। और हम जब पहुँचे हैं तुम्हारे सीने पे वो लाकड़ मौजूद था। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये कहाँ से पहना तुमने? उसने कहा, जो वो जो मनो मट्टी तले मेरा दोस्त चला गया है वो मुझे ला के दे के गया था, खुद वो नहीं पहन सका। मुझे शौक़ रहा है, माँ हमेशा मैं गले में पहनता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई तस्वीर या इस तरह की चीज़ नहीं पहनता। अल्लाह या कुरानी आयात जो लिखे हुए लाकड़ मिलते थे, मैं इस तरह के पहनता रहा हूँ। अभी जब वो शहर से मुझसे मिलने के लिए आया था तो ये लाकड़ मेरे लिए वही लेके आया था, क्योंकि उसको शौक़ नहीं है और उसने मुझे कहा था कि तुझे शौक़ है ना पहनने का, और उसने अपने मुझे हाथ से पहनाया था। वो नहीं जानता था जिस लाकड़ को मेरे गले में डाल रहा है उसके लिए मौत इंतज़ार कर रही है, और यही लॉकेट मौत को टाल देगा। अगर ये लॉकेट ना होता, शायद उसका हाथ जो मेरे सीने पे आके पड़ा है इस कुरानी आयात पे ना पड़ता, तो मेरा दिल निकालता और खा जाता, मैं भी अपने दोस्त के पास चला जाता। मुझे वो बचा गया और ख़ुद मनो मिट्टी तले चला गया। और उसके बाद दोबारा उस गांव में कभी कोई वाक़या नहीं हुआ। वो आखिरी वाक़या था जो हुआ था, वो जल के ख़त्म हो गया था। लेकिन ये कहानी आज भी उस गांव के लोगों को याद है और वो वहाँ की इस कहानी को दोहराते हैं कि वहाँ हाशिम ने ये किया था, और हाशिम उस गांव का हीरो कहलाता था, जिसने अपने दोस्त का बदला लिया था। और हाशिम ने जाके उसके माँ बाप को भी बताया था कि मैंने अपने दोस्त का बदला ले लिया है। और उसकी माँ ने उसको बहुत प्यार किया था, अहमद की माँ ने। हाशिम कहते हैं बूढ़ा होके उस गांव में मरा था। गांव वाले सारे उसकी बहुत इज्जत करते थे, स्पेशली उस गांव का जो चौधरी था वो बहुत ज़्यादा हाशिम की इज्जत करता था। और ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा हुआ था, कुछ लोग कहते हैं इसका सही नहीं पता, कि चौधरी ने अपनी बेटी का रिश्ता हाशिम को दिया था। हाशिम ने उसकी बेटी, चौधरी की बेटी से शादी की थी। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं यार इसका हमें सही नहीं पता, लेकिन कहानी जो सुनाते हैं अक्सर कहते हैं वो चौधरी की ही बेटी थी। कोई कहता है शहर की लड़की थी, इसमें बारे में राय मुत्तफिक नहीं है। बाकी कहानी पे सब एक ही राय रखते हैं। तो ये कहानी थी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने आपको ये कहानी सुनाई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब वापस आ जाइए अपनी दुनिया में। कहानी ख़त्म हो चुकी है, हम एक और दुनिया से कनेक्ट थे, लफ्ज़ों के साथ एक और दुनिया से कनेक्ट थे, और हमारे सामने पहाड़, हाशिम, अहमद, चौधरी, जिन, वो कफन, आग चल रही थी या नहीं चल रही थी। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये सब मंज़र आपने देखा, आपके सामने हुआ, आग महसूस की जब वो खेल रहा था, आपने उसको देखा था या नहीं थे। ये सब मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ सेंड कीजिए, आपकी कहानी को भी इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। अपनी कहानी भी इस हफ्ते सुना चुका हूँ, हर हफ्ते अपनी कहानी भी इंशाल्लाह अपनी शामिल करूँगा, आपकी भी कहानियाँ शामिल होंगी। आप कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY या फिर OCS। ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, तो उनके शुरू के लफ्ज़ हैं OCS लिख दें, या फिर ऑफ कैमरा स्टोरी की या फिर स्टोरी लिख दें। तो मैं जैसे ही मैसेज खोलता हूँ आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लिखा होता है, तो उसको खोल के मैं नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। जैसे ही आपका नंबर आएगा स्टोरी का, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। छोटी कहानी है, बड़ी कहानी है, कोई बात नहीं, आप सुनाइए। छोटी होगी तो मैं किसी के साथ मिला के सुना दूंगा, बड़ी होगी तो वो भी सुना दूंगा। और इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड मिला है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, 0092 या फिर +92, प्लस भी लगता है यानी जमा का निशान, या 00 भी लगा सकते हैं। 0092 313 6655500। मैं रिपीट करूंगा,
009231366550 और पाकिस्तान से ये नंबर डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।